नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। देखिए, बड़ी खबर आ रही है मुजफ्फरनगर से, जहां पर संजीव बालियान के काफिले पर हमला हुआ है। चुनाव प्रचार के दौरान कई गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई है। मडगांव में सभा के दौरान पहले हूटिंग हुई और इसके बाद हमला हो जाता है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। काफिले की जो गाड़ियां हैं, किस तरह से उनके शीशे चकनाचूर नजर आ रहे हैं। पत्थरबाजी की गई है, हमला किया गया। अज्ञात हमलावरों की पहचान में इस वक्त पुलिस जुटी हुई है। मुजफ्फरनगर से बीजेपी प्रत्याशी हैं संजीव बालियान और चुनाव प्रचार के दौरान किस तरह से उनके काफिले में शामिल गाड़ियों पर हमला हुआ, ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। मुजफ्फरनगर का पूरा ये मामला, संजीव बालियान के काफिले पर हमला। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी द्वारा एक जनसभा की जा रही थी। इस जनसभा के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा पहले नारेबाजी की गई और फिर उसके बाद में जो बाहर गाड़ियों का काफिला खड़ा था, उस गाड़ियों पर पथराव किया गया। उनमें से कुछ गाड़ियों के शीशे टूटे हैं। गांव में अभी वर्तमान में पूरी तरह से शांति व्यवस्था कायम है और कोई कानून व्यवस्था की समस्या नहीं है। इसके अतिरिक्त इस पूरे प्रकरण की गंभीरता से जाँच की जा रही है और इसमें तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा और अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और इस बीच एक बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां पर बुराड़ी में आईजीएल की गैस पाइपलाइन फट गई है। पाइपलाइन फटने से आग लग गई और एक मजदूर की मौत की खबर आ रही है। हादसे में एक मजदूर घायल भी हो गया अस्पताल में, जिसको एडमिट करवाया गया। नाले की खुदाई के दौरान पाइपलाइन फट गई। मृतक मजदूर की पहचान में इस वक्त पुलिस जुटी हुई है। दिल्ली की बुराड़ी का यह पूरा मामला, जहां पर खुदाई का काम चल रहा था और इसी दौरान बुराड़ी में आईजीएल की गैस पाइपलाइन फट गई और इस हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई और एक मजदूर इसमें घायल हो गया। हमारे संवाददाता पुनीत की रिपोर्ट आप देखिए। दिल्ली के बुराड़ी इलाके के प्रदीप विहार में आज एक नाले की खुदाई चल रही थी। जेसीबी से जगह को खोदा जा रहा था, लेकिन जहां पर खुदाई की जा रही थी वहां पर नीचे एक गैस पाइपलाइन जा रही थी। गैस पाइपलाइन टूट गई और उसके बाद गैस में रिसाव हुआ पाइपलाइन से और उसके बाद आसपास के इलाके में गैस फैलने लगी और अचानक यहां पर आग लग गई। जिस वक्त यहां पर आग लगी थी उस वक्त यहां पर मजदूर भी काम कर रहे थे। 2 मजदूर इस गड्ढे में यहां पर फंस गए थे। एक मजदूर की मौत हो गई, जो डेड बॉडी है अभी भी गड्ढे के अंदर पड़ी हुई है, जबकि दूसरा मजदूर था उसको जख्मी हालत में बाहर निकाला गया है। उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है और यहां पर जो है पुलिस की टीम पहुंची, फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। आप देखेंगे तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो यहां पर जद्दोजहद कर रहे हैं कि किसी तरीके से इस डेड बॉडी को निकाला जा सके। जो गैस पाइपलाइन फटने की वजह से जो गैस का रिसाव था वो काफी देर तक यहां पर होता रहा, इसलिए डेड बॉडी को गड्ढे से निकालना काफी ज्यादा मुश्किल रहा। और चलिए अब बात करते हैं रूस यूक्रेन युद्ध की। युद्ध भूमि में जैसा बारूदी जलजला आया है, वैसा आपने अभी तक नहीं देखा होगा। जंग के मैदान में जिस तरह का प्रलय हुआ है वो अकल्पनीय है, अविश्वसनीय है। रूस ने 1 घंटे के अंदर इतनी मिसाइलें, इतने ड्रोन, इतने बम बरसाए कि यूक्रेन की धरती छिन्न भिन्न हो गई है। यूक्रेन के एनर्जी ठिकानों पर अभी तक का सबसे बड़ा और भीषण हमला हो गया है। सूरत हाल यह है कि कीव के साथ साथ पूरा यूक्रेन अगले कुछ दिनों में ही अंधेरे में डूब सकता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या अब यूक्रेन सरेंडर करने वाला है? एक घंटे के अंदर यूक्रेन में जितना भयंकर हमला हुआ उतना अब तक नहीं हुआ था। यूक्रेन की धरती पर इतना बड़ा प्रलय हो गया जो अब तक नहीं हुआ था। युद्ध भूमि से बारूद विध्वंस की जो तस्वीरें आई हैं उसे देखकर दुनिया दहल गई है।
60 मिनट के अंदर रूसी सेना ने यूक्रेन में 100 से ज्यादा क्रूज मिसाइलें दागी, 22 हाइपरसोनिक मिसाइलों से महाविध्वंस किया, 150 से ज्यादा ड्रोन दागे गए। यूक्रेनी शहरों पर आसमान से 210 बम बरसाए गए। विध्वंस का यह आंकड़ा इस बात का प्रमाण है कि पहली बार यूक्रेनी शहरों का इस तरह से संहार हुआ है। रूस ने यूक्रेन के 1-2 शहरों में नहीं बल्कि 12 शहरों में बारूदी बरसात की। रूस के ज्यादातर हमले यूक्रेनी पावर प्लांट पर हुए हैं और हमले में यूक्रेन के 10 प्लांट जल गए हैं। ये उस हमले का प्रतिशोध है जिसके जरिए यूक्रेन ने रूस की धरती पर रूस की कई ऑयल रिफाइनरी को टारगेट किया था। इसी बात से क्रोधित रूसी सेना 4 दिनों से विध्वंसक हमले कर रही है। लेकिन पिछले 24 घंटे के अंदर जिस तरह से तबाही मचाई गई है वो अकल्पनीय है। रूसी फौज ने क्रेमेंचुक में यूक्रेन के हाइड्रो पावर प्लांट पर एक के बाद एक कई धमाके किए। ये किसी भी पावर प्लांट पर अब तक का सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। रूसी सेना ने चेरनिवत्सी में यूक्रेन के नित्सर हाइड्रो पावर प्लांट पर कई मिसाइलें दागी। प्लांट को बड़ा नुकसान पहुंचा है। नीपर के पास रूसी सेना ने रेलवे स्टेशन के पावर ग्रिड को ध्वस्त कर दिया। पुतिन पलटन ने ओडेसा में यूक्रेन के पावर सब स्टेशन को तहस नहस कर दिया। ओडेसा में रूस ने KH-59 गाइडेड मिसाइलों से जबरदस्त धावा बोला। अवदीपका में रूस के हमले में 305 यूक्रेनी सैनिकों का खात्मा हो गया। खार्किव में रूस ने यूक्रेनी सेना के कैंप को बारूदी बारिश कर नष्ट कर दिया। डोनेस्क में रूसी सेना के विस्फोट में यूक्रेन के 300 सैनिक मारे गए। डोनेस्क में ही रूस की बीएमपी सेना ने यूक्रेन के 3 ठिकानों को खत्म कर दिया। ज़ेपोरिज़िया में रूसी सेना ने ग्रैड रॉकेट लॉन्चर से विध्वंसक प्रहार किया। कुपियांस्क फ्रंट पर यूक्रेन के 70 से ज्यादा सैनिकों का संहार हो गया। सूमी में रूसी सेना ने 25 बार हमले किए। इस दौरान 92 से ज्यादा धमाके हुए। युद्ध भूमि में सबसे ज्यादा विनाश रूसी सेना के अटैक हेलीकॉप्टर ने किया। करीब आधा दर्जन फ्रंट पर रूस के घातक हेलीकॉप्टरों ने जबरदस्त तबाही मचाई। Mi-28 NM नाइट हंटर, Ka-52 एलिगेटर, Mi-35M, Mi-8 रूस के ये वो अटैक हेलीकॉप्टर हैं जिन्होंने यूक्रेनी शहरों में विध्वंसक बारूदी बारिश की। रूस के 4 हेलीकॉप्टर का जत्था आसमान में पहुंचा। बारूदी गर्जना हुई। उसके बाद जो कुछ हुआ उसकी तस्वीरें दुनिया के सामने हैं।
रूसी सेना के हमले इसलिए बहुत तेज और विध्वंसक हो गए हैं क्योंकि पुतिन ने अपनी फौज को बहुत बड़ा टारगेट दिया है। टारगेट है यूक्रेन के पूरे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करना। यूक्रेन को पूरी तरह से ब्लैकआउट करना। 24 घंटे के अंदर रूसी सेना को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। यूक्रेन के 1 दर्जन पावर प्लांट और स्टेशन पर हमले हुए। 9 पावर प्लांट को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। 24 घंटे में रूसी सेना ने जिस तरह से हमले किए हैं उससे यूक्रेन का एनर्जी सेक्टर ध्वस्त हो गया है। यूक्रेन में ब्लैकआउट का खतरा मंडराने लगा है। ऐसा इसलिए क्योंकि रूसी सेना ने यूक्रेन के 9 पावर प्लांट्स और स्टेशन पर हमला किया। रूसी सेना ने लवीव में मौजूद ओगोर्स्काया कंप्रेशर स्टेशन को भी उड़ा दिया। सबसे ज्यादा हमले नाइपर पर हुए। रूस ने नाइपर नदी पर बने कई पावर प्लांट्स को टारगेट पर लिया। नाइपर के प्रिद्नोवरस्किया थर्मल पावर प्लांट पर हमला किया गया। नाइपर में ही पावर लोग्रादस्किया पावर ग्रिड की जिस तरह से उसकी तबाही नजर आई है, चारों तरफ वहां पर सब कुछ तहस नहस नजर आ रहा है। नाइपर में ही बने एक और हाइड्रो पावर प्लांट पर रूस ने कई धमाके किए। इसके अलावा नाइपर के निप्रोवोकास्किया कोयला प्लांट पर भी कई विस्फोट किए गए। टर्नोपिल में यूक्रेन का बस्ट्रीन थर्मल पावर प्लांट है, रूस ने इस पर भी हमला किया। सबसे विध्वंसक हमला क्रेमेंचुग हाइड्रो पावर प्लांट पर हुआ। हमले के बाद इस पावर प्लांट को बड़ा नुकसान हुआ है, जो खबर सामने आ रही है। रूसी सेना ने चेर्नोवित्स्की के नीस्टर हाइड्रो पावर प्लांट को भी जला दिया और इसके अलावा ओडिशा के उसातोवो पावर स्टेशन पर भी विस्फोट किया। यानी कुछ ही घंटों में यूक्रेन ने 9 एनर्जी ठिकानों पर भीषण स्ट्राइक की है। इसी के बाद यूक्रेन में कंप्लीट ब्लैकआउट का खतरा मंडराने लगा है। यूक्रेन की धरती पर इतना बड़ा प्रलय इसलिए हो रहा है क्योंकि रूसी सेना ने अपनी मिसाइलों के वॉरहेड को बदल दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सेना ने KH-101 के साथ साथ अपनी हाइपरसोनिक मिसाइलों के वॉरहेड में बदलाव करते हुए इन्हें और भी घातक बना दिया है। रूसी फौज हमले के लिए इन्हीं मिसाइलों का इस्तेमाल कर रही है, जिससे यूक्रेनी धरती पर अब तक की सबसे बड़ी तबाही हो रही है। रूसी सेना के टारगेट पर अब खार्किव और ओडेसा है। यूक्रेन के इन दोनों शहरों पर रूस विध्वंसक हमले कर रहा है। रूस इन दोनों शहरों पर कब्जा करना चाहता है। यूक्रेनी सेना ने अब अपनी पूरी ताकत इन दोनों शहरों को बचाने पर लगा दी है। यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है खार्किव। इसे ज़ेलेंस्की सेना किसी भी कीमत पर बचाना चाहती है। रूसी बमबारी से बौखलाए यूक्रेनी सेना प्रमुख ने अपनी पूरी ताकत अब खार्किव बचाने में लगा दी। रूस के प्रहार से डरे यूक्रेनी सेना अध्यक्ष अलेक्जेंडर सायरस्की ने कहा है कि अगर रूसी सेना ने खार्किव पर कब्जा करने की कोशिश की तो उसके लिए बहुत ही भयानक परिणाम होंगे। ज़ेलेंस्की ने भी एक के बाद एक 2 इंटरव्यू दिया है, जिसमें वो न सिर्फ डरे हुए दिख रहे हैं बल्कि सरेंडर का इशारा भी कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने वॉशिंगटन पोस्ट को भी एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि अमेरिका ने यूक्रेन से कहा है कि वो रूसी ऑयल रिफाइनरी पर हमले ना करे। अमेरिका रूसी ऑयल रिफाइनरी पर हमले के खिलाफ है। अमेरिका ने हमसे कहा है कि हम रूसी ऑयल रिफाइनरी पर हमले बंद करें। हालांकि ज़ेलेंस्की ने अमेरिका के इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया है। उधर यूक्रेनी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन ने एक बार फिर कई परमाणु बॉम्बर को एंगल्स एयरबेस पर शिफ्ट कर दिया है। आधी रात को ओडेसा और खार्किव पर भीषण बमबारी की तैयारी है।
अगर ऐसा हुआ तो माना जा रहा है कि यूक्रेन के पास सरेंडर के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इधर रूस के विध्वंसक हमले को देखते हुए यह बात अब उठने लगी है कि यूक्रेन अप्रैल में सरेंडर भी कर सकता है। इसका अंदाजा नेटो देशों को भी हो गया है। ऐसे में यूक्रेन के पड़ोसी देश एक अलग प्लानिंग पर काम कर रहे हैं। यूक्रेन का पूर्वी हिस्सा अगर रूस के कब्जे में आ जाता है तो पश्चिमी हिस्से से लगे देश भी कुछ इलाका कब्जा कर सकते हैं। इसके लिए यूरोप में उथल पुथल शुरू हो गई है। सैनिकों को यूक्रेन बॉर्डर पर डिप्लॉय किया जा रहा है। सालों पुराने करार तोड़े जा रहे हैं। इस रिपोर्ट में आप देखिए आखिर कौन से वो देश हैं जिन्होंने यूक्रेन पर यू टर्न ले लिया है। अब जो होने जा रहा है उसके बाद ज़ेलेंस्की शायद ये कहते दिखाई दे कि ये दुख खत्म क्यों नहीं होता है। यूक्रेन में जो तबाही का मंजर है उसे देखकर लगने लगा है कि ये देश अब शायद ही वैसा हो पाए जैसा कभी हुआ करता था। यहां कदम कदम पर बारूद की गंध है। शहर शहर सिसकियां हैं। गांव गांव लहूलुहान है। इमारतें जमींदोज हैं। लोग जान बचाने को भाग रहे हैं। अब यूक्रेन में अगर कुछ बचा है तो सिर्फ बर्बादी, बर्बादी और सिर्फ बर्बादी। जिसके बीच पड़ोसी मुल्क भी मौका ढूंढने लगे हैं। यूक्रेन की मदद करने वाले देशों की नजरें बदलने लगी हैं। अब सभी को यूक्रेन की जमीन दिख रही है जिस पर कब्जा करने का मंसूबा पाल लिया गया है। एक वक्त में यूक्रेन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में टॉप 3 में रहने वाला खुशहाल देश था, लेकिन आज बारूदी बवंडर ने उसे कैद कर लिया है, जिससे निकल पाना फिलहाल नामुमकिन लग रहा है। यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा देश यूक्रेन, रूस के बाद यूरोप में यूक्रेन के पास ही सबसे ज्यादा जमीन है, लेकिन यूक्रेन का कई टुकड़ों में बंटवारा हो सकता है। पड़ोसी मुल्क गिद्ध की निगाहें लगाए बैठे हैं। ये तो पहले से तय था, अगर रूस जंग जीतेगा तो यूक्रेन का काफी हिस्सा गंवाना पड़ेगा, और ऐसा होता दिख भी रहा है। नीपर नदी से पूर्वी यूक्रेन का पूरा इलाका रूस के कब्जे में आता दिख रहा है। रूस दावा भी करता है कि वहां रूस के समर्थक ज्यादा हैं, इसलिए इस बार के राष्ट्रपति चुनावों में पूर्वी यूक्रेन के कई इलाकों में वोट भी डाले गए। जबकि पश्चिमी यूक्रेन में यूरोपीय देशों का प्रभाव ज्यादा है, जिनमें से कुछ इलाके सोवियत संघ के दौर में यूक्रेन के पड़ोसी स्टेट के हिस्से हुआ करते थे। अब वही पड़ोसी देश यूक्रेन के उन हिस्सों पर अपना दावा फिर से ठोक रहे हैं। रूस तो काफी इलाके पर कब्जा कर चुका है। अब बारी उन नेटो देशों की है जो अभी तक यूक्रेन को हथियार दे रहे थे, लेकिन अब तबाह होते यूक्रेन से अपने पास के इलाके पर कब्जे की तैयारी शुरू कर दी है। पोलैंड ने यू टर्न ले लिया है। अभी तक यूक्रेन की सुरक्षा के लिए सबसे आगे रहने वाला पोलैंड अब यूक्रेन की तरफ सैनिक भेजने जा रहा है। दूसरी तरफ हंगरी और रोमानिया ने मौका भांपते हुए सैनिक यूक्रेन की तरफ डिप्लॉय किए हुए हैं, जिससे कई इलाकों पर अपना कब्जा वो जमा सके। पोलैंड के प्रेसिडेंट एंड्रेस डूडा ने एक संधि खत्म करने के लिए हस्ताक्षर कर दिए हैं, जिसके मुताबिक कन्वेंशनल आर्म फोर्स का सस्पेंशन हो गया है। अब पोलैंड अपने सैनिकों की संख्या भी बढ़ा सकता है और उनकी तैनाती का दायरा भी।
जबकि CFE संधि के मुताबिक पोलैंड बहुत सीमित दायरे में अपने सैनिकों की तैनाती कर सकता था। पोलैंड ने ट्रीटी पर 1990 में उस वक्त साइन किए थे जब सोवियत संघ बिखर रहा था। उस वक्त यूक्रेन और कई दूसरे स्टेट अलग देश बने थे। ऐसे में कई हिस्से यूक्रेन के पास चले गए जो कभी उनके पड़ोसी मुल्कों के पास थे। अब यूक्रेन के कई इलाकों पर रूस तेजी से कब्जा कर रहा है, खासतौर से पूर्वी यूक्रेन में। वहीं पश्चिमी यूक्रेन के कई बॉर्डर इलाकों को उसके पास के देश कब्जा करने के लिए बड़े सैन्य ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं। यूक्रेन के टुकड़े टुकड़े होते ही पूरे यूरोप का समीकरण बदल जाएगा। रूस पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा कर सकता है, खासतौर से नाइपर नदी के एक तरफ का पूरा इलाका रूस के अधिकार में आ सकता है, जिसमें कीव से लेकर खार्किव तक का पूरा इलाका होगा, यानी कीव, चेर्निहाइव, सूमी, फिर आगे खार्किव और उसके बाद पोल्टावा, लुहांस्क, डोनेत्स्क, ज़ापोरिज़िया और खैरसोन से आगे ओडेसा तक रूसी ध्वज लहराएगा। जबकि रूस के साथ बेलारूस भी इसी प्लानिंग में है। बेलारूस ने सैनिक यूक्रेन बॉर्डर पर लगा दिए हैं। वो यूक्रेन के लुस्क, रिफाइन और ज़ाइटोमीर पर कब्जा कर सकता है, जबकि असली खेल पोलैंड कर सकता है। वो लवीव और टर्नोपिल को अपने देश में मिला सकता है। वैसे भी ये दोनों इलाके सोवियत काल में पोलैंड में ही थे और इन सब के बीच स्लोवाकिया जैसा छोटा देश भी यूक्रेन पर उज्जेहोरोद पर कब्जे का ख्वाब देख रहा है। उधर हंगरी ने भी उज्जेहोरोद और इवानो पर दावा ठोक दिया है। इन सब के बीच रोमानिया तो चेर्निवित्स्क और मोल्दोवा पर कब्जे की तैयारी कर चुका है। हालात ऐसे हो चले हैं कि यूक्रेन को खुद का अस्तित्व बचाने की जंग लड़नी पड़ रही है। जिसमें वो एक तरफ रूस से युद्ध लड़ रहा है, दूसरी तरफ जन्म दर कम हो रही है, पलायन लगातार बढ़ रहा है, विदेशी पूंजी भंडार खत्म होता जा रहा है, व्यापार ब्लॉक हो चुका है। इतने संकट में यूक्रेन कब तक जिंदा रह पाएगा, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जब से यूक्रेन रूस से अलग हुआ है तब से उसकी आर्थिक स्थिति बिगड़ती जा रही है। दूसरी तरफ भ्रष्टाचार से यूक्रेन का खजाना खाली हो रहा है। अभी तक नेटो देशों से मदद की उम्मीद थी, लेकिन अब नेटो सिर्फ हथियार दे रहा है, लेकिन लोगों का जीवन स्तर कैसे सुधरेगा, इस बारे में कोई बात नहीं हो रही। ऐसे हालात में पोलैंड के अलावा रोमानिया और हंगरी ने मौका तलाश लिया है। हंगरी की तरफ से कहा जा रहा है कि यूक्रेन बॉर्डर वाले कई इलाकों को बफर जोन घोषित किया जाए। ऐसा करने से रूस का नेटो देशों पर हमले का खतरा भी कम होगा और सुलह की कोशिशें तेज होंगी। हंगरी ने रूस के सुर में सुर मिलाना शुरू कर दिया है। दूसरी ओर रोमानिया ने भी डिमांड रख दी है कि सुरक्षा के लिए ऐसा करना जरूरी है, जबकि ये वही रोमानिया है जिसने कुछ दिन पहले मोल्दोवा में एनर्जी उपकरण भिजवाए थे और इलेक्ट्रिक लाइन भी बिछवा रहा है। यानी रोमानिया मोल्दोवा को अपने में मिलाने की तैयारी कर रहा है, जबकि दिखा रहा है कि वो मदद कर रहा है। दरअसल यूक्रेन के पड़ोसी मुल्कों को साफ साफ नजर आ रहा है कि यूक्रेन का सरेंडर तय है। ऐसे में वो रूस से क्यों दुश्मनी ले, बल्कि रूस का हितैषी बनकर उनका भी फायदा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। इधर रूस ने एक ऐसा हथियार जंग के मैदान में उतार दिया है जिसने कोहरा मचा रखा है। यूक्रेनी सैनिकों में उसका इतना ज्यादा खौफ है कि उसके नाम से ही सरेंडर करने लग जाते हैं। हैरानी की बात तो यह है कि उस हथियार का नाम जोकर है, लेकिन वो युद्ध के मैदान का सबसे खतरनाक जंगबाज बन गया है। इस रिपोर्ट में आप जानिए वो रूसी हथियार जिसने मचा रखा है हाहाकार। युद्ध में रूस को फ्रंट फुट पर लाने वाले दो हथियार बड़े काम आए हैं।
एक तरफ मिसाइल स्ट्राइक ने यूक्रेन को तबाह कर दिया, दूसरी तरफ ड्रोन बटालियन ने कोहराम मचा दिया। शाहिद ड्रोन के अलावा इस वक्त जिस ड्रोन की सबसे ज्यादा चर्चा है उसका नाम है जोकर ड्रोन। जो एक सर्विलांस ड्रोन भी है, साथ ही अटैकिंग ड्रोन भी है। लेकिन इस वक्त इसे लेकर जो खौफ फैला हुआ है वो इसकी एक और खासियत को लेकर है, और ये उसी का वीडियो है। दरअसल जोकर 10 ड्रोन से रूस यूक्रेन में पर्चे गिरा रहा है, जिन पर यूक्रेन को सरेंडर करने के लिए कहा जा रहा है। खास बात यह है कि इसका इतना असर हुआ है कि यूक्रेन के सैनिक सरेंडर भी कर रहे हैं। रूस ने दावा किया है कि हमारे ड्रोन की 2 खासियतें हैं। ये 1 महीने तक हाइबरनेट रह सकता है और रिमोट का बटन दबाते ही एक्टिव हो जाता है। फ्रंट लाइन पर इसे छोड़कर दुश्मन के आने का इंतजार किया जा सकता है। यानी जोकर ड्रोन दुश्मन को धोखा देने में माहिर है। इसका छोटा आकार इसके छुपने में मदद करता है। ये ड्रोन दोनों तरह से काम करता है। एक तरफ अटैक करके वापस आ सकता है, दूसरी तरफ दुश्मन के खेमे में तबाही मचाने के लिए कामिकाज़े बन जाता है। रूस ने इसे लुहांस्क और डोनेस्क में स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन के लिए बनाया है। इसके कई वर्जन बनाए जा रहे हैं। अभी रूसी सेना जोकर 10 का इस्तेमाल कर रहा है, जो 5 किलो तक विस्फोटक ले जा सकता है और 1 घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। जोकर 10 की रेंज 200 किलोमीटर है। खोजी ड्रोन के अलावा यह हमला करने में भी सक्षम है, जो कई तरह के सामान भी रूसी सैनिकों तक पहुंचा सकता है। फिलहाल इससे रूस सरेंडर के पर्चे गिरा रहा है। अगर यूक्रेनी सैनिक तैयार हो जाते हैं तो ठीक, नहीं तो ये बम गिराकर तबाही मचा देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। सितंबर 1939 में जर्मनी की सेना ने पोलैंड पर हमला बोला और इस आक्रमण के बाद ब्रिटेन, फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया और इसी जंग ने दूसरे विश्व युद्ध की शक्ल ले ली। जानते हैं ठीक ऐसा ही वाकया 29 मार्च की रात को हुआ, जब रूसी सेना ने यूक्रेन पर ड्रोन स्ट्राइक की, मगर ड्रोन का मलबा रोमानिया में गिरा, जो कि नाटो का देश है। बस फिर क्या, देर रात नाटो के देशों ने अपनी वायुसेना को अलर्ट मोड पर ला दिया। किलर मिसाइलों से लैस लड़ाकू विमान आसमान में परवाज भरने लगे, वो भी रूस को टारगेट करने के लिए। लिहाजा रूस ने भी पलटवार की तैयारी कर ली थी, लेकिन कैसे 10 सेकंड के फासले में थर्ड वर्ल्ड वॉर होते होते रह गई। आप देखिए इस रिपोर्ट के साथ। बीती रात तीसरे विश्व युद्ध का आगाज होने ही वाला था। रूस और नेटो के बीच सदी की भीषण जंग छिड़ने ही वाली थी। क्योंकि किलर मिसाइलों से लैस नेटो के लड़ाकू विमान परवाज भर चुके थे। तो वहीं रूसी डिफेंस ने जबरदस्त पलटवार की तैयारी कर ली थी। शर्मत यार्स जैसे मिसाइलों को लॉन्चिंग पैड पर तैनात कर दिया गया था। जानते हैं वर्ल्ड वॉर 3 की ये चिंगारी कहां से उठी, क्यों अचानक ही रूस और नेटो में तनातनी बढ़ी? तो उसकी वजह है पुतिन ब्रिगेड का बारूदी कोहराम। रात के वक्त ब्लैक सी से ताबड़तोड़ अंदाज में मिसाइलें दागी गई, ड्रोन स्ट्राइक की गई और इस आसमानी प्रहार के साथ ही पूरा इलाका जोरदार ब्लास्ट से थर्रा गया। बारूद से सना आग का गुबार आसमान में उठता दिखाई दिया। धमाका इतना जबरदस्त था जिसकी गूंज कई किलोमीटर तक सुनाई दी। ब्लास्ट के बाद आसपास के इलाकों में भूचाल आ गया।
जानते हैं ये हमला महाबली रूस ने ब्लैक सी में मौजूद अपने जंगी बेड़ों से किया। वैसे तो रूस की नौसेना ने ओडेसा रीजन के तटीय इलाके को निशाना बनाया, लेकिन इस हमले ने न सिर्फ यूक्रेन बल्कि ईस्टर्न यूरोप तक में सनसनी मचा दी। नेटो देशों की होश फाख्ता हो गए, क्योंकि रूस की नौसेना ने यूक्रेन के ओडेसा रीजन में आने वाले इस्माइल और रेनी पोर्ट इलाके में आसमानी प्रहार किया, मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया। आपको बता दें कि रूसी हमला इतना जबरदस्त था कि रूसी ड्रोन और मिसाइल का मलबा डेन्यूब रिवर से करीब 20 किलोमीटर दूर ब्रेला रीजन में गिरा, जो रोमानिया में आता है और यूक्रेन बॉर्डर से सटा इलाका है। रोमानिया डिफेंस की माने तो ब्रेला रीजन में मौजूद खेतों में रूसी ड्रोन के टुकड़े जहां तहां गिरे हुए थे। बस फिर क्या, रोमानिया की सीमा में रूसी ड्रोन की मौजूदगी से पूरा नेटो अलर्ट मोड पर आ गया। और जानते हैं इसके बाद नेटो देशों ने रूस के खिलाफ सबसे बड़ी आसमानी ड्रिल को अंजाम दिया। मसलन रूसी बमबारी के बाद नेटो के लड़ाकू विमानों ने मोर्चा संभाला। रोमानिया, पोलैंड, यूके और जर्मनी के लड़ाकू विमानों ने परवाज भरी। वहीं बाल्टिक देशों के फाइटर जेट्स ने भी एयर जोन में उड़ान भरी। नेटो के सभी देशों ने अमेरिकी F-16 फाइटर जेट को उड़ाया। दावा है कि नेटो के लड़ाकू विमान घातक मिसाइलों से लैस किए गए थे। जैसे ही नेटो की जंगी ड्रिल की भनक रूस को लगी, फौरन क्रेमलिन ने अपनी लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों को अलर्ट पर ला दिया, क्योंकि हालात लगातार बिगड़ते जा रहे थे। दावा तो यहां तक किया गया कि नेटो के फाइटर जेट्स रूसी बॉर्डर के नजदीक तक परवाज भरते दिखाई दिए। दरअसल ये कोई पहला वाकया नहीं जब नेटो और रूस के बीच जंग के हालात बने हो। ये कोई पहला मौका नहीं जब रूसी ड्रोन या फिर मिसाइलों ने नेटो की सीमाओं का उल्लंघन किया हो। इससे पहले भी कई दफा रूस के ड्रोन और मिसाइल नेटो के एयर जोन में दाखिल हो चुके हैं। कई बार रूसी ड्रोन का मलबा रोमानिया तक में पाया गया है। इस बार भी ऐसा वाकया फिर रोमानिया में हुआ और इसके साथ साथ पोलैंड में भी हुआ। जब रूस ने क्रूज मिसाइल दागी तो पश्चिमी यूक्रेन को दहलाने के लिए थी, मगर रूसी मिसाइल पोलैंड के एयर स्पेस में दाखिल हो गई। अपने एयर जोन में रूसी मिसाइल की एंट्री से पोलैंड के होश फाख्ता हो गए। वॉर्सो में खलबली मच गई और इसका अंदाजा आप पोलैंड के प्रधानमंत्री टस्क के इस बयान से लगा सकते हैं। मसलन किसी को डराना मेरा मकसद नहीं, मगर दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे भयावह हालात मौजूदा वक्त में बने हुए हैं, वो भी बीते 2 सालों में। ऐसे में मुझे आशंका है कि किसी भी वक्त महायुद्ध छिड़ सकता है, जो आने वाली पीढ़ी के लिए महाखतरे से कम नहीं है। फिलहाल हम युद्ध से पहले के हालात में जीने को मजबूर हैं। पोलैंड के पीएम का बयान इस बात का साफ और सीधा संकेत दे रहा है कि मौजूदा हालात दूसरे विश्व युद्ध से भी ज्यादा गंभीर हैं। और जिस तरह पहले 2 वर्ल्ड वॉर का नुकसान यूरोप को झेलना पड़ा, ठीक उसी तरह तीसरे विश्व युद्ध के प्रकोप से यूरोप दहल सकता है। और यूरोप की तबाही का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि रूसी प्रेसिडेंट पुतिन होंगे। यानी रूस यूक्रेन जंग अब विनाशक दौर में जा पहुंची है, जिसका अंत सिर्फ और सिर्फ तबाही है। भीषण नरसंहार है, बारूदी कोहराम है, क्योंकि पुतिन न सिर्फ यूक्रेन को दहला रहे हैं बल्कि नेटो के खिलाफ ऐसा अलायंस तैयार कर रहे हैं जो पुतिन का हथियार की खेप धड़ल्ले से सप्लाई करेगा। दरअसल रूसी प्रेसिडेंट पुतिन नेटो के खिलाफ चीन और उत्तर कोरिया की मदद लेंगे। हाल ही में नॉर्थ कोरिया ने जासूसी सैटेलाइट लॉन्च किया है। उत्तर कोरिया इस सैटेलाइट का डेटा रूसी डिफेंस से साझा करेगा। वहीं चीन एडवांस्ड हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार करने में जुटा है। दावा है कि चीन हाइपरसोनिक मिसाइल रूस को सप्लाई करेगा।
वैसे भी रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया की दोस्ती दशकों पुरानी है। ये तिकड़ी हर फ्रंट पर साथ खड़ी रहती है, एक दूसरे की मदद करती है। ऐसे में इस बार भी यह आशंका जताई जा रही है कि नेटो के खिलाफ पुतिन ने घातक चक्रव्यूह तैयार कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। दुनिया जिन हथियारों को बेहद ताकतवर और घातक मानती थी, उनका टेस्ट रूस यूक्रेन युद्ध में हो गया। दुनिया ने देखा कि अमेरिकी और ब्रिटिश टैंक में कितना दम है। जर्मनी का लेपर्ड वॉर में गेम चेंजर है भी या फिर नहीं? रूस के हाइपरसोनिक मिसाइल को गिराना मुमकिन है भी या फिर नहीं? इसके अलावा पैट्रियट S-400 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम कई बार परखे गए। युद्ध के बीच ही इन हथियारों की तकनीक का भी खुलासा हुआ। दोनों देशों में एक दूसरे के हथियारों की काट तलाशी गई। अब नतीजा सामने है। रूस की मिसाइलें सटीक प्रहार कर रही हैं। यूक्रेन जिन हथियारों से हमले करता था और बचाव करता था, वो नाकाम होने लगे। रिपोर्ट आप देखिए। दो साल से अधिक के इस युद्ध में कुछ हथियार रूस पर भारी पड़े तो कुछ यूक्रेन पर। कुछ हथियारों की एंट्री से पहले परमाणु युद्ध तक की धमकी दी गई और बाद में वही हथियार वॉर जोन में कबाड़ बनकर धूल फांकते नजर आए। जर्मनी का लेपर्ड टैंक को रूसी फौज ने नष्ट कर दिया। अमेरिकी अब्राम्स टैंक युद्ध में गेम चेंजर साबित नहीं हुआ। ब्रिटिश टैंक चैलेंजर 2 को बेहद शक्तिशाली माना जाता है, लेकिन यूक्रेन की धरती पर यह कुछ खास नहीं कर सका। अब तो यूक्रेन में मौजूद एयर डिफेंस भी नाकाम हो रहे हैं और रूसी मिसाइलें आसानी से टारगेट को तबाह कर रही हैं। नेटो देशों के भारी भरकम और ताकतवर हथियारों की नाकामी की सबसे बड़ी वजह है रूस की रिवर्स इंजीनियरिंग। रिवर्स इंजीनियरिंग क्या है, इसे समझने के लिए ये वीडियो देखिए। ये कोई मामूली मशीन नहीं बल्कि ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो मिसाइल है। यूक्रेन इस मिसाइल से रूस और क्रीमिया में कई धमाके कर चुका है। कुछ लोग इसके एक एक नट बोल्ट को खोल रहे हैं। ये रूसी विशेषज्ञ हैं जो इस मिसाइल से जुड़ी हर जानकारी को हासिल करने की कोशिश में हैं। इसी तरह से किसी हथियार की हर जानकारी जुटाई जाती रही है और यही है रूस की रिवर्स इंजीनियरिंग। रिवर्स इंजीनियरिंग का रूस को बहुत फायदा मिला है। रूस ने नेटो के हथियारों की तकनीक हासिल की। रूस को नेटो के हथियारों को खत्म करने का तरीका मिला। रूस को अपने एयरक्राफ्ट को बचाने का तरीका पता चला। रूस को अपने एयर डिफेंस में जरूरी अपग्रेड के बारे में जानकारी मिली। रिपोर्ट के मुताबिक रिवर्स इंजीनियरिंग की मदद से ही रूस ने नेटो की मिसाइलों की ताकत का पता लगाया और अपने हेलीकॉप्टर्स में जरूरी उपकरण लगाए। नेटो देशों के टैंक और आर्मर्ड व्हीकल्स को नष्ट करने का तरीका भी रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए ही मिला। और सबसे अहम साबित हुआ नेटो के एयर डिफेंस की ताकत और उसकी कमजोरी की जानकारी को हासिल करना। रूस ने अब्राम्स टैंक की जांच के दौरान पाया कि अमेरिकी टैंक की बॉडी पर मजबूत आर्मर लगाया गया है, जिसे भेद पाना बेहद मुश्किल है।
रिवर्स इंजीनियरिंग के दौरान ही रूस को पता चला कि अब्राम्स की छत में वैसी मजबूती नहीं है। इसके बाद रूस ने अब्राम्स को कामिकाज़े ड्रोन से टारगेट करना शुरू किया और हर हमला छत के उसी कमजोर हिस्से पर किया गया। बैटल ग्राउंड में रूसी अटैक हेलीकॉप्टर Ka-52 ने ब्रैडली और लेपर्ड जैसे घातक हथियारों को तबाह कर दिया। इसके लिए भी रूस की रिवर्स इंजीनियरिंग को ही श्रेय दिया जा रहा है। रूसी Ka-52 हेलीकॉप्टरों के लिए नेटो की स्टिंगर मिसाइलें सबसे ज्यादा घातक साबित हो रही थी। स्टिंगर मिसाइलों पर रिसर्च के बाद रूस ने अपने हेलीकॉप्टर्स में कुछ बदलाव किए। रूस ने अपने Ka-52 हेलीकॉप्टर को मॉडिफाई किया। हेलीकॉप्टर में एक नई एंटी टैंक मिसाइल LMUR लगाई गई। नई मिसाइल की रेंज का फायदा उठाकर हेलीकॉप्टर स्टिंगर मिसाइलों के हमले से बचते रहे। यही वजह है कि यूक्रेन युद्ध में रूस के Ka-52 हेलीकॉप्टर बड़े गेम चेंजर साबित हुए। पिछले साल जून के महीने में रूस के Ka-52 हेलीकॉप्टर ने ही यूक्रेन के काउंटर ऑफेंस को नाकाम कर दिया। रूस इसी तरह अमेरिका और नेटो के हथियारों की काट बराबर तलाश रहा है और रिवर्स इंजीनियरिंग की मदद से उनके हथियारों को बेदम करता जा रहा है। अब नेटो देश रूस से भयभीत है। यूक्रेन को F-16 देने में हो रही देरी की भी यही वजह है। अमेरिका को डर है कि कहीं F-16 की तकनीक भी रूस हासिल न कर ले। नेटो देशों ने अब यूक्रेन को ऐसे हथियार देने का फैसला किया है जो बेहद पुराने हो और तकनीक चोरी होने पर भी नेटो को कोई खास फर्क ना पड़े। फ्रांस यूक्रेन को पुराने हथियारों की सप्लाई देगा। फ्रांस ने जिन हथियारों को सेना से वापस ले लिया है वो यूक्रेन भेजे जाएंगे। यानी फ्रांस में जिन हथियारों को बेकार मान लिया गया वो यूक्रेन आने वाले हैं। सिर्फ रूस ही नहीं, यूक्रेन में भी कई तरह के रिवर्स इंजीनियरिंग की गई और नतीजा ये हुआ कि यूक्रेन ने घातक ड्रोन बना लिए। यूक्रेन एयर डिफेंस की मिसाइलों का इस्तेमाल सरफेस टू सरफेस मिसाइलों के तौर पर करने लगी। नेटो देशों से आए हथियारों को लेकर यूक्रेन में लगातार प्रयोग किए जा रहे हैं। अलग अलग हथियारों को मिलाकर यूक्रेन कई नए हथियार बना चुका है। यूक्रेन ने निगरानी ड्रोन को कामिकाज़े ड्रोन में बदलने में भी कामयाबी हासिल की है। अमेरिका को भी हथियारों के डिकोड होने की पूरी जानकारी है, इसलिए अमेरिका उन हथियारों में तेजी से बदलाव कर रहा है जिन्हें यूक्रेन में भेजा गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।